नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब जो धमकी दी है ईरान को नई, अब उसकी मियाद खत्म होने वाली है और इस बीच ट्रंप ने फिर दोहराया है कि अगर ईरान हमारी शर्तें नहीं मानता है तो फिर उस पर बहुत भयानक हमला होगा। इतना भयानक हमला कि ईरान एक रात में ही निपट जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पाषाण युग में चला जाएगा। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के दावे वो लगातार करते रहे हैं। और उधर ईरान ने कहा है कि अगर इस तरह की हिमाकत की तो फिर उसकी मिसाइलें वाशिंगटन तक हमला करने में सक्षम हैं और हम ये करके दिखाएंगे। और अगर हमारे पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो फिर हम अमेरिकी ठिकाने जो मध्य पूर्व के देशों में है और इजराइल में है वहां हमले करेंगे। यानी उसने भी अपनी जो चेतावनी है उसको दोहराया है। इस बीच ताबड़तोड़ हमले इस ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जारी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने अब एक बार फिर अपनी शर्तों पर ही बातचीत की बात कही है और ये कहा है कि किसी तरह का सीज फायर यानी युद्ध विराम कतई नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी धमकी की डेडलाइन तय की है उसके बाद वो क्या कुछ करेंगे और ईरान किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया देगा ये तय नहीं है, लेकिन तैयारियां इसकी होने लगी हैं। जिन देशों में मध्य पूर्व के जिन देशों में अमेरिकी ठिकाने बने हुए हैं वहाँ बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट हैं उनको बंद कर दिया गया है, पुलों को बंद कर दिया गया है, पावर प्रोजेक्ट्स में वहाँ पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और यानी एक तरह से पूरे उस इलाके में अफरा तफरी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पर क्या ट्रंप इस बार अपनी इस डेडलाइन को बढ़ाएंगे या वास्तव में हमला करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जानते हैं क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अब शुरुआत वहीं से करते हैं कि ट्रंप साहब ने एक बार फिर कहा है और अब की बार तो कहा है कि एक रात भी हमले नहीं झेल पाएगा ईरान। हालांकि पहले भी कहते रहे कि 2-3 दिन से ज़्यादा हमले नहीं झेलेगा और 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक की लड़ाई में ईरान ही भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब की बार ट्रंप ने बिल्कुल उसको पाषाण युग में भेज देने की कसम खा रखी है, ऐसा लग रहा है। कितना संभव दिखता है? मियाद उसकी अब आज खत्म भी हो रही है। चमतराज जी, मेरे ख्याल से वो मियाद को फिर बढ़ा देंगे जैसे पिछले 1 महीने से वो बढ़ाते चले आ रहे हैं, वो मियाद को फिर बढ़ा देंगे। देखिए, वो ऐसा समझ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा समझ रहे हैं, वो एक अलग अपनी दुनिया में रह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जैसे एक अमेरिका खिलाड़ी है और एक ईरान खिलाड़ी है और इसके अलावा बाकी सब जो है मूक दर्शक हैं और वो स्टेडियम में चारों तरफ बैठे हुए हैं, वो ताली बजाएंगे और जय ट्रंप की और जय डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की करेंगे। वो इस बात को भूल रहे हैं कि इन देशों में जो आज के तारीख में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनका भी बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व है। आज सुमित्रा जी सुनिए, जैसे पाकिस्तान ने कोशिश की कि मध्यस्थता कराए, उसने चीन से संपर्क किया और चीन से कहा कि इस मध्यस्थता के अंदर आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। चीन ने कहा कि नहीं, हम तो मूक दर्शक बन के इसको देखेंगे। क्योंकि चीन ये देख रहा है कि अमेरिका कहां कहां कमजोरियां हैं, अमेरिका की क्या क्या कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों को जानने के बाद जो अमेरिका अपने को एक विश्व की महान शक्ति मानता है, उसकी वीकनेसेस को ऑब्जर्व करने का उसे मौका मिल रहा है। अभी तक चीन के साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। रूस के साथ हो गया, अमेरिका के साथ हो गया, जिसमें एक दम्भ था कि बिल्कुल जैसे दूसरे देश को 5 दिन के अंदर रौंद देंगे। ना रूस यूक्रेन को रौंद पाया, ना अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को रौंद पाए। चीन के साथ अभी वो स्थिति नहीं आई, तो उनका अभी जो हनक होती है अभी चीन की बनी हुई है। लेकिन अमेरिका को यह समझना चाहिए कि रूस के लिए भी आंखों में अटक रहा है और ये तो हमारे देशवासी, भारतवासी भी, ज्यादातर भारतवासी आज के तारीख में ईरान के साथ क्यों खड़े हैं? भाई, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता अगर हमारे ऊपर विपदा ना आई होती। समितराज जी, आज देश के ऊपर अगर विपदा आई हुई है और आप देख रहे हैं कि देश की हमारी जनता, गरीब जनता बेचारी, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, वो गांव की तरफ भाग रहे हैं और इससे विकट स्थिति हो गई है जो कोविड में थी। तो इसका मतलब यह है कि हमें भी परेशान होने की और आशंकित होने की आवश्यकता है और इसका दोषी केवल अमेरिका है। अगर आप उसको पाषाण युग में पहुंचा देंगे
और उसका पूरा विध्वंस कर देंगे, तो इससे कैसे हमारी प्रकृति का और मानव कल्याण इससे होगा। फिर आपने जो एक दुस्साहस किया था, पहले आपने वेनेजुएला पे किया, फिर आपने क्यूबा में किया, अब आपकी जो हसरतें हैं वो कंप्लीटली नहीं हो रही हैं। आप तो विस्तारवाद में इतना ज्यादा चढ़ गए हैं कि अब बताइए पाकिस्तान का जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक उड़ाया जी। जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा ये बताइए आपने पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए क्यों चुना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई वांट लूजर्स अराउंड मी। जी। मैं ऐसे लोगों को सामने देखना पसंद करता हूं जो मेरा स्तुति गान करें और जो लूजर्स हों। तो अमेरिका को उन्होंने एक मध्यस्थता में भी डाला और लूजर भी बता दिया है। जी। यूएई के क्राउन प्रिंस के लिए उन्होंने कह दिया कि समवन वांट्स टू किस माय एस, और यही बात उन्होंने यूरोपियन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए कह दी। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है आज के तारीख में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। देखिए आप भी कोई अगर टेबल टेनिस खेलें या बैडमिंटन खेलें या कुश्ती लड़ें जी, आपकी जीत की संभावना इस बात से तो अच्छी होती ही है कि आप अच्छा लड़ें, और जीत की संभावना इस बात से भी होती है कि आपका विपक्षी गलत खेल खेले। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप हर वो चीज करके दिखा रहे हैं कि कैसे किसी युद्ध को मिसमैनेज किया जाता है और गलत तरह से युद्ध लड़ा जाता है। और आज की तारीख में पूरे विश्व में इसीलिए उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। सारी की सारी सिंपैथी जो है वो ईरान के साथ जाके खड़ी हो गई है। अच्छा, इन्होंने फिर अमेरिका ने यह सोचा था जैसे इराक के अंदर कुर्द का सहयोग लेकर, और आपको पता है कि कुर्द जो थे उन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका सेनाओं का साथ दिया था, उन्हें हथियार अमेरिका ने दिए थे, उन्होंने इराकी फोर्सेस से लड़ा था और उसके बाद सद्दाम हुसैन की किलिंग हो गई थी। यही इन्होंने सोचा था कि ईरान के अंदर जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है जहां कुर्दिस्तान का इलाका है, इन्होंने सोचा था उन रेबल्स को, उन लोगों को ये हथियार देंगे और उनको काट देंगे जो रेस्ट ऑफ ईरान है। क्योंकि अगर आप उसकी टोपोग्राफी की ईरान को देखेंगे तो ये जो कुर्दिस्तान के आसपास का इलाका है, इनसे रिवर के माध्यम से, बहुत सारे ब्रिजेस के माध्यम से रेस्ट ऑफ ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न ईरान जो है जुड़े हुए हैं। उनको उड़ाने के चक्कर में वो चाहते हैं कि इनकी जो लाइफलाइन है वो खत्म हो जाए। अच्छा, कुर्द ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया तुमने उपयोग तो हमें कर लिया था इराक में और हमारे हजारों लोग मरवा दिए थे और फिर हमें भूल गए थे, अब फिर हमें मरवाने के लिए तुम तैयार हो गए। वो भी साथ देने को तैयार नहीं है, फ्रांस साथ देने को तैयार नहीं, यूरोप साथ देने को तैयार नहीं, विश्व का कोई देश आपको साथ देने के तैयार नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही देश के अंदर उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी कि इनको मानसिक चिकित्सालय भेजा जाए और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। बल्कि उन आर्टिकल की धाराओं के बारे में बताया जाने लगा जिसके तहत उनको राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है और जेडी वांस को वहां बिठाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप अभी एक अवधि और बढ़ाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने दुस्साहस किया जी, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि बाकी दो देश ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो महाशक्तियां हैं रूस और चीन, कि तुमने यूक्रेन में जैसे रूस को नुकसान पहुंचाया है, अगर रूस और यूक्रेन ने थोड़ा भी अप्रत्याशित, जिसे कहते थे वो मैराडोना का हिडन हैंड का जो उन्होंने गोल किया था, उस प्रकार का खेल खेल दिया तो अमेरिका को देने के देने दिए। और जो इनकी विश्व के अंदर एक डोमिनेटिंग पोजीशन थी जिसको खत्म होने में 7-8 साल लगते, हो सकता है अगले महीने वो खत्म हो जाए, केवल डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खता की वजह से। जिस प्रकार से वो अपने को बिहेव कर रहे हैं, ये किसी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए अध्ययन करना बहुत आवश्यक है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जैसे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप किसी युद्ध में इन्वॉल्व हैं तो। जी बिल्कुल, ये बात और ये सही आप कह रहे हैं कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को अपना कोई, अपने जो मित्र हैं उनका तो छोड़ दीजिए, अपने देश में समर्थन नहीं मिल रहा है। और इन सब के बीच, इस तरह की स्थितियों के बीच वो ऐसी धमकी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी धमकियों का मजाक उड़ाया जा रहा है और उनके देश में उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। इधर अगर बात की जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ईरान की, वहाँ अभी अली गमसरी है, वहाँ के बहुत बड़े म्यूजिशियन है, और ये जब धमकी दी गई कि हम आपके पावर प्लांट्स को ख़त्म कर देंगे, नस्तानाबूद कर देंगे, उसके अलावा जो भी गैस के वहाँ पर हैं रिफाइनरीज हैं, वहाँ वो जाकर कह रहे हैं कि ठीक है आप करो हमला, हम यहाँ म्यूज़िक अपना परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो उनका सुबह हम लोगों ने वीडियो देखा, अपना मस्त वहाँ पर म्यूज़िक बजा रहे हैं। ईरान के लोग जहाँ हमले हो रहे हैं वहाँ खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये जो ईरान की जनता की ताकत, ईरान की सेना और वहाँ के शासन तंत्र को मिली हुई है,
ये जो उनका उत्साह बढ़ रहा है और उनकी हिम्मत जो बढ़ रही है, इस हिम्मत के आगे, इस साहस के आगे ये फिर कितनी भी धमकी दे वो फिर बेअसर ही होने वाली है और ईरान इस तरह से हमले करते रहेगा। मुझे कतई नहीं लगता कि ये ईरान ने अपनी जो मूल 3 शर्तें, बेसिक जो शुरुआत में उसने अपनी 3 शर्तें रखी थी, उन 3 शर्तों में से किसी एक से भी वो पीछे हटेगा। और नहीं पीछे हटता है तो ट्रंप साहब चाहे अब धमकी की डेट आगे बढ़ाते रहें, चाहे हमला कर दें, हमला करने का उनको नतीजा पता है क्या कुछ होगा। अब इन परिस्थितियों के बीच बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य पूर्व के देशों को देखना और इजराइल को देखना कि उनकी क्या स्थिति होती है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति तो मध्य पूर्व वालों की है, जिनका इस लड़ाई झगड़े से लेना देना कुछ नहीं। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान ही हो रहा है, उनके यहाँ पूरी अर्थव्यवस्था चौपट पड़ी है और लोग भी, जाहिर सी बात है, भले चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ नहीं रही है, लेकिन लोगों का भी, जनजीवन की भी हानि तो हो ही रही होगी। वहीं पर हमले हो रहे हैं तो कैसे बच सकते हैं इतने दिनों से। मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी ऐसी कोई अभी तक कोशिश नहीं की जा रही है। ये उनकी मजबूरी है या इसको किस तरीके से देखा जाए कि वो अपनी तरफ से कोई पहल करें कि ये लड़ाई खत्म हो जाए? देखिए, असल में अपने को बहुत ज्यादा कमिट करने में यही नुकसान है। जी। देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया था, उसका कारण ये था आप कमिटेड नहीं थे। आपने ये अलाइन मूवमेंट में ये कहा था कि हम ना तो रूस के साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं, मेरिट बेसिस से हम निर्णय लेंगे। जब आपको पता है सुएज कैनाल पे जब उनका इजिप्ट की बात हुई थी और यूरोप कब्जा करना चाहता था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मार्शल टीटो ने, सबने मिलकर इजिप्ट का साथ दिया था और उसके बाद उस पर उनकी हस्तक्षेप रुक गया था। बेसिक पॉइंट ये है कि हमारा आज के तारीख में, हमारा और अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज के जो मित्र राष्ट्र है अमेरिका के, उन्होंने अपने को कमिट कर दिया है। जैसे क्रिकेट में अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और बॉलर ने बॉल बोली, उसने उधर से गुगली डाली, आपने सोचा लेग ब्रेक है, लेग ब्रेक के हिसाब से आपने अपनी पोजीशन ले ली और बाद में पता चला ऑफ ब्रेक थी तो आप आउट हो जाएंगे। तो दे हैव कमिटेड देमसेल्व्स। अब यही तो ईरान चाह रहा है। भाई, ईरान चाह रहा है कि गल्फ कंट्रीज का हमारा मोहल्ला है, हमारा इलाका है, सब मुस्लिम हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, हमें आपस में कोएग्जिस्ट करने दो। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति मान लीजिए बनती है कि ईरान अटैक करता है, अनप्रोवोक्ड अटैक करता है, मान लीजिए यूएई पे या कहीं और पे, सऊदी पे, तो हमारी बात है कि उस समय हमारी सहानुभूति ईरान के साथ नहीं होगी। और उस समय अगर अमेरिका इंटरवीन भी करेगा तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई, हमें भी लगेगा कि भाई ईरान गलत कर रहा है, भाई पीसफुली, व्हाई डोंट यू कोएग्जिस्ट। बिल्कुल। तो अरब कंट्रीज में सारे राष्ट्र अपने अपने हिसाब से चले। वहां पे अमेरिका की एयर बेसिस की क्या आवश्यकता है? अमेरिका ने क्यों ठेका ले रखा है वहां का? अच्छा, खुद भी आपके पास न्यूक्लियर पावर है, इजराइल के पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ईरान जब लिख के दे रहा है, और ईरान के जितने भी आपने आज तक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं, उसमें एक में भी ये प्रूव नहीं मिला है। ईरान जो है वो पीसफुल पर्पजेस के लिए नहीं, बाकी किसी और चीज के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है। जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है तो इराक की गलती को क्यों दोहरा रहे हैं? इराक में जैसे आपने कहा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और आज तक उसको नहीं दिखा पाए, तो अब ईरान में वो दुस्साहस क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसको क्या रूस और चीन और बाकी देशों को, तो यूरोप क्यों आज अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है? यूरोप अमेरिका के साथ इसीलिए नहीं खड़ा है। भाई, अभी तो ये आप कर रहे हैं वेनेजुएला पे, अभी कर रहे हैं क्यूबा पे, अभी कर रहे हैं ईरान पे। कल आपका मन आ जाएगा, कह देंगे नहीं यूके की गवर्नमेंट को मैं चलाऊंगा, वहां कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर कंट्री वेल। मैं इंडिया को भी मैं चलाऊंगा, फ्रांस को भी मैं चलाऊंगा, स्वीडन को भी मैं चलाऊंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा तो है नहीं, जिस प्रकार से उनका बिहेवियर दिख रहा है। तो देखिए, ये तो चिंतित होने वाली बात है। तो एक तो पहली बात ये, सारे एयरबेसेज अमेरिका को हटाने चाहिए। दूसरी बात, इजराइल को जिस प्रकार से वो पैलेस्टीनियंस को परेशान करता है और जिस प्रकार से युद्ध उनके खिलाफ छेड़ता है, वो बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद एक शांति स्थापित हो, पूरे सब कॉन्टिनेंट में शांति स्थापित हो। क्योंकि सुमित्रा जी, अगर ये युद्ध अभी तो चला है, अभी तो आपको एक महीने के बाद जब फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होगी, फूड सप्लाईज की शॉर्टेज होगी, बाकी चीजों की शॉर्टेज होगी, ये जो पूरी हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हमारे माननीय मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप वो है। ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं तो थोपा है। हमारे देश के अंदर इतनी अव्यवस्था जो फैली हुई है, हमारे देश के अंदर हमारी जनता के जो होटल बंद हो रहे हैं, उनके रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, खाने पीने के लिए जो बेचारे एलपीजी सिलेंडर के लिए 400-500 रुपए केजी का वो नहीं खरीद पा रहे हैं।
अगर उनको परेशानी हो रही है और इनकी परेशानी बढ़ने वाली है तो उसकी सारी रिस्पॉन्स, तो बल्कि ईरान तो उनसे कह रहा है कि उनको कंपेंसेट करें। हमारे मोदी जी को तो अमेरिका से कहना चाहिए आप हमें कंपेंसेट करें, या तो सारी एलपीजी सप्लाई हमारी करवाइए, हमें ऑयल सप्लाई दीजिए, उसी दाम पे दीजिए जिस दाम से आपने हमको ईरान और रूस से खरीदने से रोका था, उसको सब्सिडाइज कीजिए। लेकिन हमारी देश के जनता के लिए आप कष्ट का कारक क्यों बन रहे हैं? तो देखिए, ये जो दुस्साहस हो रहा है और जिस प्रकार से बड़बोलापन हो रहा है, मेरे ख्याल से तो ये विश्व के हित में है, विश्व शांति के हित में है कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेप डाउन कर जाएं और आराम से जेडी वांस को या किसी दूसरे ऐसे आदमी को जो शांति से विश्व शांति के लिए काम करे और विश्व में इस प्रकार की आर्थिक समस्या पैदा न करे। अमेरिका के अंदर खुद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जी, तो वो ये चाहते हैं किसी प्रकार से उनको एक विनिंग एज मिल जाए, जिनको बाई इलेक्शन में उनको कोई फायदा हो जाए। ईरान वो मोहलत देने के लिए तैयार है नहीं, ईरान वो चांस उनको देने के लिए तैयार नहीं है, गोटी यही फंसी हुई है। एक चीज़ और अब ये देखिए कि आप पावर प्रोजेक्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप हमला करेंगे, इसके अलावा आप इससे पहले लगातार अस्पतालों पर, स्कूलों पर हमले कर रहे हैं। अब इजराइल ने भी धमकी दी है कि वो हमले करेगा यहाँ पर, जो रेलवे पर हमला करेगा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब लगातार वो 2 बार कह चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं संयुक्त राष्ट्र को। संयुक्त राष्ट्र की इतनी क्या मजबूरी है? ठीक है, उसको बड़ी फंडिंग अमेरिका से होती है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका उनकी संस्थाओं से बाहर भी निकल रहा है, अगर इसमें उस अपनी कोई भी भूमिका वो अदा नहीं कर पा रहा है, तो फिर अब इस संस्था के तो समापन के लिए पूरी दुनिया को तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि आप न तो आपको मानवाधिकार कहीं दिखाई पड़ रहा है, न आपको युद्ध के नियम दिखाई पड़ रहे हैं, युद्ध अपराधी आपने कोई युद्ध में कोई अपराध आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इस संस्था की क्या भूमिका अब रह जाती है? यानी अपनी जो इसकी उपयोगिता है उसको तो पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि अब ये युद्ध संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता पर भी जो एक आखिरी बहस होनी चाहिए, अब ये बहस हो रही है। उसके बाद तो ये होगा अब इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ख़त्म ही कर देना चाहिए। नहीं, देखिए, यूएनओ की भी कोई आवश्यकता नहीं। यूएनओ की स्थिति तो वही हो गई है जैसे हमारे देश के चुनाव आयोग की हो गई है। भाई देखिए, जो यूएनओ बनाया गया था वो केवल एक विश्वास दिलाने के लिए सारे देशों को, विश्व के सारे देशों को यह आश्वासन देने के लिए बनाया गया था किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो चार्टर है, जो नियम है, उसका पालन सबको करना पड़ेगा। होता भी ऐसे, ये नियम ऐसे ही बनते हैं। तो अगर मैं क्लास टीचर हूं तो मेरा कर्तव्य यह बनता है कि बच्चों में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड और एनीथिंग, मैं सबको एक आंख से देखूं और नियमों का पालन करूं। अब सवाल यह है कि यूएनओ अगर इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन, अब आपने वेनेजुएला के अंदर कर दिया, आपने ब्राजील को तड़पा दिया, फिर आपने ईरान को तड़पा दिया, और तड़पाने के बाद आप सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं, और उसके बाद भी यूएनओ कुछ नहीं कर रही। जैसे हमारा चुनाव आयोग ये बताने को तैयार नहीं है कि साहब जो 5 बजे के बाद अचानक 12% की वोटिंग बढ़ती है, वो वोटिंग को प्रूव करने के लिए आप हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। वो कहते हैं हम कैसे महिलाओं का वो दिखा दें कि महिलाओं का कैसे, बहू बेटियों की तस्वीरें हम कैसे दिखा सकते हैं, ये कहना था। अरे यार, तो सीसीटीवी आपने बनवाया ही इसीलिए था भाई, हमारे भी दिल को ठंडक पहुंच जाएगी अगर हमें पता चल जाएगा कि जिस हमारे पोलिंग बूथ पे आप कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद 300 वोट पड़े हैं, अगर एक भी लाइन में आदमी नहीं खड़ा हुआ था और एक भी आदमी ने वोट नहीं डाला, तो ये 300 वोट पड़ कैसे गए? फिर जो परकला प्रभाकर कह रहे हैं, वो जो बात अगर कह रहे हैं कि लाखों वोट जो है सेकंड्स के अंदर डाल दिए गए, फिर एसआईआर के अंदर मुझे यही बात नहीं समझ में आ रही है, अगर लाखों वोट कट रहे हैं और एक परिवार में 2 भाइयों के रह रहे हैं और 2 भाइयों के कट रहे हैं, इसी की लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती। भाई डीएनए टेस्ट करा लीजिए, अगर पिता का डीएनए और चारों बच्चों का डीएनए एक है तो 2 के वोट है और 2 के वोट नहीं है, तो इसका मतलब 2 भाई तो वही रह रहे थे और 2 भाई जो है वो दूसरे देश से आ गए। फिर ये क्या समझ में आता है कि भाई आप वोट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आप इंडियन नेशनल हैं, अगर आप वोट नहीं कर पाएंगे तो आप इंडियन नेशनल भी नहीं है, इंडियन नेशनल नहीं है तो क्या करोड़ों लोगों को देश से बाहर करेंगे? फिर हर प्रदेश के अंदर वोटर्स की संख्या कम हो रही है, कहीं बढ़ नहीं रही है। भाई ये तो सुमित्रा जी बात समझ में आती है कि यूपी से लोग शिफ्ट होके पंजाब चले गए, लेकिन पंजाब में भी वोट कम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कम हो रहे हैं, हैदराबाद में भी कम हो रहे हैं, यूपी में भी कम हो रहे हैं, बिहार में भी कम हो रहे हैं। तो भैया अगर 15-20% वोट कम हो रहे हैं तो ये घोष वोटर्स ने 2024 का चुनाव अगर संपन्न कराया तो जो हालत यूएनओ की है वही हमारे चुनाव आयोग की है। सही बात, बिल्कुल। वही तो बिल्कुल अपनी उपयोगिता पूरी तरीके से खत्म कर चुका है, और ये लड़ाई अब इस बात को एकदम साबित कर दे रही है
कि वो मानवाधिकार तक की रक्षा नहीं कर पा रहा, रक्षा तो छोड़ दीजिए, उस पर कोई बयान तक नहीं जारी कर पा रहा है। तो बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच अगर ये देखा जाए कि किस तरीके से अब ये लड़ाई किधर जा रही है, और ट्रंप ने अब एक और बयान दिया है उनको, यानी अभी तक तो एक सीधे सीधे उन्होंने कहा था कि हमारा जो टारगेट था वो यहाँ का तेल है, उस पर हमारी निगाह लगी थी। अब एक उनको नई चीज़ मिल गई है, उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर हम वसूली करें तो क्या बुराई है। यानी उनका लालच अब थोड़ा और बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका जितना पस्त होता जा रहा है इस लड़ाई में, इजराइल जितना पस्त होता जा रहा है, जनता के ऊपर वहाँ पर अरबों डॉलर खरबों डॉलर की मार पड़ रही है, लेकिन ट्रंप को लग रहा है कि हमारे पास व्यापार करने का एक और मौका मिल रहा है। आज ही मैं देख रहा था कि किसी अमेरिका की एक सीनेट ने कहा है कि ये लड़ाई ये है, इस तरीके की लड़ाई है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसी लड़ रहे हैं कि उनको निजी तौर पर अपने रिश्तेदारों के लिए तो वो फ़ायदा देख रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है, लेकिन पूरे अमेरिका का भट्ठा बैठा जा रहा है, नुकसान हो रहा है। और ये ट्रंप के ख़िलाफ़ ये जो एक माहौल उनके देश में बन रहा है, तो क्या लगता है कि ट्रंप हटा दिए जाएंगे, हटाने के बाद उनको सज़ा हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है? नहीं, हटाए जाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे समित्राज जी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हटाए जाने चाहिए जी। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि अगर आपका इंपोर्ट नहीं होगा फर्टिलाइजर का और पीवीसी रेजिन का और बाकी कंपाउंड्स का और फार्मास्यूटिकल्स का, तो आप कैसे काम करेंगे? आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे होगा? आपकी इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भारत की इकोनॉमी ठप हो जाएगी कि नहीं? अमेरिका की इकोनॉमी ठप हो जाएगी कि नहीं? लोगों ने अपनी परचेजिंग को रोक दिया है। परचेजिंग को इसीलिए रोक दिया है, आप ये देख रहे हैं, आपको वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं, लोग लकड़ी खरीदने जा रहे हैं, लकड़ी उनको मिल नहीं रही है। लकड़ी खरीद ली तो किराए के मकान में है, मकान मालिक उनको लकड़ी जलाने नहीं दे रहा है, लोग गांव की तरह भागे चले जा रहे हैं। तो ये जो विपदा शुरू हो गई है, इसके लिए कल्प्रिट तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, ये किया किसने। और अगर जिसने भी किया है, अगर वो स्टेप डाउन कर जाए, मान लीजिए विश्व कल्याण के लिए स्टेप डाउन कर जाए, थोड़ी देर के लिए अपने अहंकार को और अपनी ईगो को छोड़ दे और स्टेप डाउन कर जाए, और विश्व के अंदर शांति अगर कायम हो जाए, और हमारे यहाँ भी लोगों को एलपीजी मिलने लगे और ये सारी परेशानियां हमारी दूर हो जाएं, और वैसे ही रिसेशन में जाने की स्थिति में हम आ रहे हैं। भाई आप तो समित्रा जी ये समझिए, हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 महीने के बाद आपको स्टैगफ्लेशन दिखने लगेगा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई है नहीं। बिल्कुल भाई जब इंपोर्ट नहीं होगा, जब एक्सपोर्ट नहीं होगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, एक्सपोर्टर्स की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो एक्सपोर्टर्स भी बंद हो जाएंगे, नौकरियां छूटेंगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, सप्लाई जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीजें इंपोर्ट नहीं होंगी, और उसके बाद जो है स्टैगफ्लेशन हो जाएगा कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा और ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी। तो रिसेशन में अमेरिका भी चला जाएगा, हिंदुस्तान भी चला जाएगा, और विश्व के सारे देश भी चले जाएंगे, केवल एक आदमी की मूर्खता की वजह से। तो अगर उस आदमी में इतना ही केवल ध्यान आ जाए कि वो स्टेप डाउन कर जाए और नए आदमी को सोचने दे, जो अगर जेडी वांस आते हैं, जेडी वांस को सोचने दे, बिल्कुल शांति से एक ऐसी वार्ता हो, एक ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें ईरान को भी एग्जिस्ट करने का अधिकार हो, इजराइल को भी एग्जिस्ट करने का अधिकार हो, कोई किसी पे अत्याचार ना करे, कोई किसी से गुंडागर्दी ना करे, और हम को एग्जिस्ट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम फिर वो आप ये मूर्खतापूर्ण निर्णय आप बातें कर रहे हैं कि साहब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम क्यों ना कंट्रोल कर लें। अरे तो भैया वॉशिंगटन डीसी को फिर ईरानियन क्यों ना कंट्रोल कर फिर आपके प्रेसिडेंट के पद को फिर वो जो वो है आयतुल्ला, वो क्यों ना उनके डिफेंस मिनिस्टर क्यों कर लें। हमारे मोदी जी क्यों ना आपकी अमेरिका की गवर्नमेंट को चला लें। अगर आप इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर सकते हैं, तो क्या हम इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कर सकते कि भारत क्यों ना अमेरिकन गवर्नमेंट को रन कर ले। अरे यार, जो उनका एक एरिया है, जिस एरिया के अंदर उनसे सटा हुआ है, जैसे हिंद महासागर है तो हिंद महासागर में हमारा कंट्रोल है, हिंद महासागर में हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जो चाइना के आसपास का सी है उन पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। ये थोड़ी कि दूसरे के मोहल्ले में जाके आप जो है दबंगाई करके उस पर कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद क्योंकि आप बहुत बड़े दादा है तो आपको बहुत बड़ा दादा ना रूस बनने देगा, ना कोरिया बनने देगा, ना चीन बनने देगा, क्योंकि वो जानता है जिस तरह से आप विस्तारवाद में फंसते चले जा रहे हो, एक एक देश को निकलते चले जा रहे हैं, इसके बाद अगला कदम आपका रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया पे होगा। इसलिए वो इस चीज को होने नहीं देंगे। इसलिए ये विश्व कल्याण के लिए बेहतर है कि स्टेप डाउन कर जाइए। बिल्कुल, ये चूंकि वेनेजुएला और उसके बाद क्यूबा को धमकी और उधर ग्रीनलैंड पर कोशिश करना, कनाडा तक पहुंच जाना, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि विस्तारवाद का अगला जो इनका जो यानी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था, यहाँ से बढ़ने के बाद वहीं ये पहुंचता।
रूस और चीन की ओर, लेकिन वहाँ पर ईरान जैसा एक देश मिल गया जिसने उस घोड़े को रोक दिया है। और ये घोड़ा ऐसा रोक दिया है कि अब अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही अब शायद यज्ञ करने लायक ना रहे, क्योंकि वहाँ की जनता जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इधर इजराइल में भी वहाँ पर सरकार के खिलाफ आक्रोश ज़बरदस्त बढ़ता चला जा रहा है। आज भी खबरें आई हैं कि वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ और आम लोगों के बीच में, यानी सरकार विरोधियों और समर्थकों के बीच ज़बरदस्त झड़पें हुई हैं। एक तरफ वैसे ही तबाह हो रहा है, चूँकि सीधा जो हमलों का सीधा असर पड़ रहा है वो तो इजराइल पर ही पड़ रहा है, वहाँ के तमाम ठिकानों पर पड़ रहा है। इसके अलावा जो वहाँ की जनता के भीतर नाराज़गी और निराशा दिखाई पड़ रही है, पिछले सवा महीने से लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। ये जो वहाँ की नाराज़गी है, गुस्सा है, ये नेतान्याहू को कहाँ ले जाएगा? अब जो चुनाव आने वाले दिनों में है वहाँ पर, अब चुनाव को लेकर तो चाहे जो कुछ हो, अब चुनाव में क्या इसका फ़ायदा ले पाएंगे कि इसका नुकसान उनको होगा, लेकिन इजराइल की जो हालत है वो कहाँ पहुँचने वाली है। और इधर ईरान ने ये धमकी दी है और कहा है कि हम भले ही लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं, लेकिन हम इस ज़ियोनी शासन को तो ख़त्म कर देंगे, इजराइल को। तो इजराइल के अस्तित्व पर तो एक बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए मिश्रा जी, असल में जो इजराइल के अंदर क्या, ईरान के अंदर क्या, गल्फ कंट्रीज के अंदर क्या, भारत के अंदर क्या, पाकिस्तान के अंदर क्या, विश्व के हर कोने में अगर जेन्युइनली दिमाग का उपयोग करते हुए कोई भी सोचेगा तो ये कहेगा कि ये जो वितंडावाद आपने स्टार्ट किया है और जो ये सारी चीजें आपने स्टार्ट की हैं, ये आपका प्रायोजित कार्यक्रम था और बिना सोचे समझे आपने ये किया है। भाई, क्या हम भारतवासियों को ये पूछने का अधिकार नहीं है? हम भारतवासियों के अंदर एक नेचुरल प्रश्न नहीं उठेगा क्या? ये बताइए कि हम तो ये मान रहे थे, हमें तो अपने मोदी जी पे ये विश्वास था, पिछले 11 साल से हमको ये बताया गया था विश्व गुरु हैं। अच्छा, विश्व गुरु ये भी बताया जाता था, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, इंटरनेशनल इवेंट होता था, तो मोदी जी आगे चलते थे और पुतिन और शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप उनसे राय लिया करते थे। तो हम ये जानना चाहते हैं अपने देश के वासी कि हमारे देश के अंदर अगर हमारे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पे इतना ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है कि ओरेकल में 12,000 हिंदुस्तानी नौकरी से निकाले जा रहे हैं, जो 90 लाख लोग गल्फ कंट्रीज के अंदर फंसे हुए हैं, उसके बाद सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। 20 लाशें बल्कि वहां से अब आ गई हैं वापस। तो हम लोग ये सोचने को तैयार नहीं है। और ये तो अगर हमारे विश्वगुरु हैं और हम मानते हैं कि हमारे मोदी जी विश्वगुरु हैं और यूक्रेन और रूस का युद्ध उन्होंने रुकवा दिया था, बिना उनकी राय के विश्व के अंदर कोई कदम ही नहीं उठाया जाता, तो हमारा भी नेचुरल प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव आयोग बहुत ज्यादा पक्षपात पूर्ण न करे, वैसे वो कर रहा है, हर तरह से कर रहा है। अब आप बताइए समंतराज जी, थोड़ा सा मैं विषयांतर कर रहा हूं। भाई, पवन खेड़ा ने एक आरोप लगाया। अच्छा, उन्होंने पासपोर्ट की फोटो दिखाई, फिर वो सारे जितनी हैं सुप्रिया श्रीनाथ हैं और सब कह रहे हैं कि हमारे पास अलका लांबा के हमारे पूरे प्रूफ्स हैं। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने कंप्लेंट की, 24 घंटे के अंदर उनके दिल्ली के आवास पे जाके पुलिस ने, आसाम पुलिस ने धावा बोल दिया। अरे यार, वो खुद कह रहे हैं पवन खेड़ा, मैं दिल्ली में नहीं हूं, मैं असम में गुवाहाटी में बैठा हूं। अरे जब वो गुवाहाटी में बैठे हैं तो उनपे रेड गुवाहाटी में होनी चाहिए थी, दिल्ली में होनी चाहिए थी। लेकिन वहां भी एक अपना बड़म्बा की साहब हमने अटैक कर दिया, हम पकड़ लाएंगे, और गालियां दे रहे हैं। बस मैं उसी बात पर आ रहा था कि और तो चीजों को छोड़ दीजिए, लेकिन उस मुख्यमंत्री की भाषा को देखिए। और मुझे लगता है, मैंने एक ट्वीट भी किया है कि ये व्यक्ति तो अब किसी और से नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं, अब तो ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप से टक्कर ले रहे हैं। हालांकि भाषा के लिहाज से वो ट्रंप से भी शायद थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। नहीं, एक और मुझे और अभी तक बीजेपी में किसी की भावना भी आहत नहीं हुई है, जहां तक मैंने देखा है। अभी तक किसी का कोई उनके हिमंता बिस्वा शर्मा की भाषा को लेकर किसी का कोई बयान नहीं आया जिसको आपत्तिजनक लगा हो। नहीं, आहत तो हो गई है भावना, क्योंकि वहां पे जो पोस्टर्स नए रिलीज हुए हैं उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा की फोटो हटा ली गई है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोदी जी पे आक्रमण बोल दिया है। अब आप समझिए कैसे। भैया, अगर इन्होंने एक आरोप लगाया, पवन खेड़ा ने, तो आपने दिल्ली पुलिस भेज दी जबकि वो गुवाहाटी में थे। अब आप ये बताइए, मधु किश्वर ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लगातार मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में आरोप लगा रहे हैं, उन पे पुलिस क्यों नहीं गई? इसका माने मोदी जी के आरोप सही हैं। भाई, हमें यही तो कष्ट है ना। भाई, हम तो अपने मोदी जी की बड़ी इज्जत करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इज्जत करनी भी चाहिए और करनी पड़ती भी है, वरना ईडी सीबीआई की रेड हो जाएगी।
तो अगर मोदी जी के ऊपर मधु किश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी खुलेआम कह रहे हैं कि उन्होंने किस किस तरह के कांड किए हैं, तो हमारी भावना तो आहत होती है। तो पुलिस उनके घर क्यों नहीं जा रही है, इनके यहां चली गई। अच्छा, यह भी पता चला कि भैया अगर विदेश में 55,000 करोड़ पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां, अच्छा चलिए, जहां आपकी कंपनियां, जहां आपके इन्वेस्टमेंट हैं, जिसकी पूरी डिटेल्स दिखा रहे हैं पूरे क्रम वाइज, उसको आपने अपने एफिडेविट में क्यों नहीं वो कराया गया है। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बौखला गए हैं, वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा बौखला गए हैं। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा को यह भी दिख रहा है कि जितनी गाली गलौज उन्होंने कर ली है, उसके बाद सत्ता बदलते ही, जिसकी मुझे पूरी आशा है चुनाव आयोग की बात को अगर डिस्काउंट कर दिया जाए तो जी, क्योंकि समितराज जी बिल्कुल बात सही है। बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस का साथ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता था, हिंदू मुसलमान नैरेटिव बन जाता था, और 3 बरुआ और अपर आसाम के अंदर ये तीनों का कॉम्बिनेशन। और आपको ये भी पता है कि पिछली बार दोनों के बीच में कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में 0.5% का केवल डिफरेंस था, और 5% वोट जो मिले थे वो जातीय उसको मिले थे, और 5% वोट थी तो वो अखिल गोगोई की पार्टी को मिले थे। 10% का डिफरेंस इसका मतलब दिया। और बदरुद्दीन अजमल जो है वीक हो गए, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को वही बौखलाहट हो रही है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को हो रही है कि भैया ये तो हम लेने के देने पड़ गए, बनने गए थे छब्बे, बन गए दुबे। और वो भी अपनी ताकत का एहसास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने खाली उनके ऊपर आरोप लगाया, तो आप भले असम में बैठे हुए हैं, लेकिन मैसेज देना है तो उन्होंने भेज दिया दिल्ली में आपके घर पर, और पूरा माहौल बना दिया कि अब आपको पकड़ कर लाएंगे। है ही नहीं, तो वही कह रहा हूँ कि वो है वहां पर, गुवाहाटी में बैठा हूं, गुवाहाटी में बैठे, दिल्ली बैठी, और आप उनसे पूछताछ करने के लिए इतनी दूर आपने भेज दिया, हजारों किलोमीटर दूर जो है उनके घर पर। तो ये वही है कि आप अपनी ताकत के बल पर आप चाह रहे हैं कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। लेकिन अब ईरान ने जिस तरीके से उनको आईना दिखाया है कि आपको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए और दूसरे की ताकत का भी एहसास होना चाहिए, लेकिन दोनों का एहसास ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं था। और बिल्कुल सही उदाहरण आपने दिया कि हाँ, भारतीय राजनीति में भी जो कुछ हो रहा है वो उसी तरीके से हो रहा है कि ताकत को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं विरोधियों पर। लेकिन जो कुछ भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की जब आज डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी तो देखते हैं कि वो बयान को अपना जो उन्होंने चेतावनी दी है, उन्होंने जो धमकी दी है, उस पर अमल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर डेडलाइन को फिर आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी इस बातचीत के लिए, बहुत सारी आपने जानकारी दी, और इसी पर रहेगी निगाह कि क्या कुछ होता है ईरान में। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस अपनी जो उन्होंने धमकी दी है ईरान को, इस धमकी को, इस डेडलाइन को आगे बढ़ाएंगे, या फिर धमकी पर अमल करते हुए वो ईरान पर इतना तगड़ा हमला करेंगे कि ईरान उसको रात भर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और साथ में देखने लायक ये भी होगा कि ईरान ने इसका जवाब किस तरीके से देने के लिए कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।